जब मुश्किलें आती है तब एक एक कर नहीं आती, एक साथ आती है। मेरा नाम पवन है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ, या यूँ कह सकते हैं कि किसी ज़माने में मैं ट्रक चलाया करता था। आज की कहानी एक गहरे जंगल में हुए एक डरावने भूतिया अनुभव के बारे में है, जहाँ मुझे एक काम सौंपा गया था। काम करने की सिर्फ एक ही शर्त थी कि मौत से डरना नहीं है, क्योंकि जहाँ मुझे जाना था वहाँ कुछ ऐसा था जो मौत से भी भयानक है। यह घटना लगभग 1990 के आसपास की है। उन दिनों मेरे घर के हालात ठीक नहीं थे। पिताजी की हाल ही में मौत हुई थी, माँ बीमार थी, घर का सारा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा था और मेरे हाथों में कोई काम नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैसे का ढोंग नहीं कर सकता, और मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत थी। उसी दौरान मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक काम है, लेकिन हो सकता है कि उसमें जान का खतरा हो। अब असल में यह काम उसे दिया गया था, लेकिन उसे ट्रक चलाने का अनुभव नहीं था, और इसलिए उसने मुझे कहा। मैं जब उस आदमी से मिलने गया तो उसने मुझे एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया था। उसने मुझे सीधे सीधे एक बात कही कि काम में खतरा है, लेकिन अगर मैंने उनका वो काम कर दिया तो वो मुझे उस काम के अच्छे पैसे दे देंगे और नौकरी भी। उस आदमी ने मेरे हाथ में 100 के 10 नोट थमा दिए। मैं उन नोटों को देख रहा था कि कुछ कागज के मामूली टुकड़े न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे घर वालों की जिंदगी का फैसला करने वाले थे। नोटों से भरी मुट्ठी मैंने बंद की और उन्हें हाँ कहा। उस दिन काफी दिनों बाद मेरे घर वालों ने अच्छा खाना खाया। मैंने घर वालों के लिए हफ्ते भर का राशन भर दिया और दूसरे दिन सुबह फिर उसी आदमी से मिलने चला गया। उस अनजान आदमी ने मेरे हाथ में ट्रक की चाबी थमा दी और अपना एक दूसरा आदमी मेरे साथ ले जाने के लिए कहा। वही आदमी मुझे ठिकाने पर ले जाने वाला था। तुम जानते हो ना तुम क्या करने जा रहे हो। यह आदमी तुम्हें रास्ते में समझा देगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे जरूरत का सारा सामान ट्रक के अंदर है। मैंने सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। उस आदमी ने आगे कहा, एक और बात, शायद वहां तुम्हारी कोई मदद न कर सकेगा, मैं भी नहीं, क्योंकि खुद मुझे भी नहीं पता कि वहां क्या है। बस इतना बता सकता हूं कि पिछले 3 महीनों में हमारे 5 लोग गायब हो चुके हैं। एक भी वापस नहीं आया। जिंदा है भी या नहीं पता नहीं, और इसलिए ये आदमी तुम्हारे साथ जंगल तक तो आ जाएगा, लेकिन जंगल के अंदर नहीं। इतना बोलकर उस आदमी ने मुझे वहां से आगे जाने के लिए कहा। मेरे साथ जो दूसरा आदमी था उसने मेरे हाथ से ट्रक की चाबी ली और मुझे कहा कि तुम आराम करो, शायद वहां तुम्हें आराम न मिले। मैं उसके साथ ट्रक में बैठ गया और फिर वो मुझे बताने लगा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि यह एक गैर कानूनी काम है। 3 महीने पहले कुछ आदमी इस ट्रक को दूसरे राज्य से इस राज्य में ला रहे थे, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उन्होंने जंगल के रास्ते से जाने का निर्णय लिया, और वो ट्रक फिर जंगल से बाहर ही नहीं आया। कहाँ फंसा है, उनके साथ क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। 3 महीनों में अब तक 5 लोग वहां गायब हो चुके हैं, लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं आया। मैंने बीच में ही उसे कहा, हो सकता है कि उनमें से ही कोई उस ट्रक को लेकर भाग गया हो। नहीं, हमारे कुछ लोग जंगल के बाहर वाले रास्ते पर कई दिनों से हैं। उन्होंने आज तक कोई भी ट्रक जंगल से बाहर निकलते नहीं देखा, और इसलिए इस बार मुझे तुम्हारे साथ भेजा गया है, ताकि भले ही ट्रक मिले या ना मिले, लेकिन कुछ पता तो चले कि वहां क्या है। मैंने उस आदमी से अगला सवाल किया, उसमें ऐसा क्या है? वो भी नहीं पता, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ ट्रक को जंगल से बाहर ले आना है, बाकी मैं संभालूंगा। अब मैं उस बारे में सोचने लगा था कि वहां ऐसा क्या हो सकता है जिसके कारण लोग गायब हो रहे हैं। क्या जंगल के अंदर कोई डाकू लुटेरे हैं या कोई शिकारी जानवर? हमें किस चीज के लिए तैयार रहना है ये पता हो तो लड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। मैं वहीं पर पीछे लेट गया और सोचने लगा कि आखिर मुझे क्या और कैसे करना है, और सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। जब नींद खुली तो हम एक सुनसान जगह पर थे, घने ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई जगह। वो आदमी गाड़ी की खिड़की में बैठा बीड़ी पी रहा था। मुझे जागता हुआ देख उस आदमी ने मुझे पूछा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? देखो, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो अब भी वापस जा सकते हो, और जाने का कुछ सोचा हो तो गाड़ी की सीट के नीचे तुम्हारी सुरक्षा का सारा सामान है। मैंने थोड़ा धैर्य से उसे कहा, मैं जाऊंगा, पर मुझे पहले जंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी निकालनी होगी। क्या यहाँ आसपास कोई गांव या बस्ती है जहां हमें कुछ जानकारी मिल सके? कुछ देर के लिए तो वो मेरी तरफ देखता रहा,
फिर कुछ सोचकर उसने कहा, अच्छा प्लान है, चलो आगे एक गांव है, वहां चलते हैं। हम आधे घंटे में जंगल के बाहरी रास्ते से घूमते हुए एक गांव पहुंचे। अब आप सोच सकते हैं कि जहां हमें एक गांव ढूंढने में आधा घंटा लग गया, तो वो जंगल कितना बड़ा रहा होगा। वहां जाकर मैंने मेरे साथी को वहीं रुकने के लिए कहा और मैं खुद पूछताछ के लिए गांव में चला गया। गांव में कुछ लोगों से बातचीत की तो पता चला कि गांव में एक व्यक्ति है, निरंजन नाम था उनका। किसी जमाने में वो गांव के मुखिया थे और एक जाने माने शिकारी भी। वो इस जंगल में कई बार शिकार कर चुके थे। मेरे लिए इतनी जानकारी काफी थी और इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए उनके घर तक पहुंचा। जब मैं वहां पहुंचा तो शाम का वक्त हो चला था। मैंने देखा कि निरंजन जी अपने पालतू जानवरों को चारा खिला रहे थे। निरंजन जी से बात कर पता चला कि उन्हें जंगल की अच्छी जानकारी है, लेकिन वो कभी जंगल की गहराई तक नहीं गए और नहीं गांव में कोई ऐसा करने की कोशिश करता है। वो गांव बेहद दूर दराज का गांव था और अविकसित भी। गांव जंगल की सीमा से सटा हुआ था। गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती जरूर था, लेकिन गांव के लोग जंगल पर भी काफी हद तक निर्भर थे और इसलिए गांव के लोग जंगल का सम्मान भी करते थे। इसी जंगल से ही गांव की पहचान थी। गांव वालों का यह मानना था कि जंगल जीवित है और उसमें कोई रहस्यमयी चीज छुपी हुई है, लेकिन वो क्या है आज तक किसी को पता नहीं चला। और जहां तक बात उस गुमशुदा ट्रक की थी, गांव में किसी को ट्रक के बारे में पता नहीं था। इसका एक ही मतलब निकल रहा था कि वो ट्रक जंगल की गहराई में कहीं होगा। सब कुछ जानने के बाद मैंने उन्हें अपने साथ जंगल आने के लिए कहा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मेरे साथ आने को तैयार हो गए। असल में काफी सालों से उन्होंने कोई शिकार नहीं किया था, तो उनका भी शिकार करने का मन हो रहा था और मुझे ट्रक ढूंढना था। निरंजन जी ने मुझे अगले दिन सूरज उगने से पहले जंगल के कच्चे रास्ते पर मिलने के लिए कहा। शिकार करने और खोजबीन के लिए हमने जंगल की गहराई तक जाने का निर्णय लिया था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारा सामना किस भयानक चीज से होने जा रहा है। निरंजन जी एक अच्छे शिकारी थे। उन्हें जंगल का काफी अच्छा अनुभव था। बहुत बार उन्होंने जंगल में गुमशुदा लोगों को जंगल से बाहर निकाला था और इसी कारण गांव वाले उनका सम्मान भी करते थे। जंगल के पास रहने के कारण वो जब छोटे थे तब से अपने पिताजी के साथ जंगल में शिकार करने जाया करते थे। उनके पिताजी ने ही उन्हें शिकार करने की कला सिखाई थी। जंगल बहुत बड़ा और फैला हुआ था। गांव वालों को पता था कि उन्हें जंगल के किस सीमा तक जाना है, लेकिन जो लोग कोई बड़ा शिकार करना चाहते थे उन्हें जंगल के और थोड़ा अंदर जाना पड़ता। लेकिन जंगल के गहरे हिस्सों तक आज तक कोई नहीं गया था, क्योंकि जंगल जितना गहरा था उतना ही खतरनाक भी था। अगले दिन सुबह मैं अपने उस साथी के साथ जंगल के रास्ते पर बैठ निरंजन जी का इंतजार कर रहा था। सूरज उगा भी नहीं था कि निरंजन जी अपने दो साथियों को लेकर उस रास्ते पर चले आए। हाथों में जलती मशालें थी, पीठ पर जरूरी सामान था। उनके पास धारदार हथियार, बंदूकें, चाकू सब था, जो बड़े से बड़े जानवर को भी मार गिरा दे। मैंने भी सीट के नीचे से अपने लिए एक बैग और एक बंदूक ले ली। बैग में ट्रक रिपेयर करने का थोड़ा बहुत जरूरी सामान था। उसके बाद हम सभी जंगल के रास्ते पर जाकर खड़े हो गए। निरंजन जी ने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पहले ही बता दूं कि ट्रक को ढूंढने के लिए शायद हमें जंगल की गहराई तक जाना होगा, क्योंकि ट्रक अगर जंगल के ज्यादा अंदर न होता तो अब तक गांव वालों को पता चल गया होता और शायद हमें हमारा शिकार भी वही मिलेगा। गहरे जंगल में शिकार करने के लिए कोई नहीं जाता, कोई इतनी हिम्मत नहीं करता। बड़े शिकार कभी आसानी से हाथ भी नहीं लगते। कभी कभी 2-3 दिन तक जंगल के अंदर रुकना पड़ता है। मैंने उनकी उस बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर उन्हें सहमति दी और उन्होंने अपनी बात जारी रखी। जंगल कई अनजान और रहस्यमयी चीजों से भरा होता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि कब तुम्हारे सामने क्या आकर खड़ा हो जाए। और सबसे डरावनी बात क्या है पता है? तुम भाग भी नहीं सकते, क्योंकि हम जिनका शिकार करना चाहते हैं वो उनका क्षेत्र होता है, और जैसे हमारे लिए वो शिकार होते हैं ठीक उसी तरह उनके क्षेत्र में उनके लिए हम शिकार होते हैं। और हर शिकारी अपने क्षेत्र का सबसे शातिर शिकारी होता है। इसी में तुम्हारा भी काम हो जाएगा। ट्रक मिल गया तो हम ट्रक से ही वापस चले आएंगे। मेरे लिए यह सब पहली बार था। जंगल, जंगली जानवर, घनी झाड़ियां, ऊंचे पेड़, सब तरफ ऊंची घनी घास, और इन सब के साथ
मैं उस जंगल में रात भी बिताने वाला था। निरंजन जी ने सूरज उगने से पहले ही जंगल की यात्रा शुरू की और हम जंगल के किनारे तक पहुंच गए। सूरज उगते ही फिर हम सब ने जंगल के अंदर कदम रखा और जंगल की गहराई तक जाने का हमारा सफर शुरू हुआ। निरंजन जी अच्छे से जानते थे कि दिन का समय जंगल के गहरे हिस्सों में जाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हम लगभग 4-5 घंटों से चल रहे थे। इतनी देर चलने के बाद उन्होंने सभी को आराम करने के लिए कहा। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, क्योंकि लगातार 4 घंटे से चलने के कारण मेरी हालत खराब हो गई थी। जंगल भले ही ठंडा और आरामदायक था, लेकिन उसके टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ रास्ते थका देने वाले थे। हम घने जंगल के बीच बैठ गए। आसपास तरह तरह के पंछियों और कीड़ों की आवाजें आ रही थी। हम सब ने वहीं पर बैठकर अपना खाना खत्म किया। फिर कुछ देर वहीं आराम किया और आपस में यहाँ वहाँ की बातें करने लगे। और करीबन 1 घंटा अपने आप को आराम देने के बाद हम फिर से आगे सफर पर निकल पड़े। इतनी देर चलने के बाद हमें कोई ट्रक या कोई निशान नजर नहीं आए। सावधानी से और चुपचाप चलते हुए लगभग 2 और घंटे चलने के बाद निरंजन जी ने सभी को रुकने का संकेत दिया। उन्हें रात के लिए कैंप साइट सेटअप करने के लिए एक अच्छी जगह दिखाई दी थी। उन्होंने हम सब की तरफ देखते हुए कहा, हमें शायद आज यहीं रुकना पड़ सकता है। अब तक गाड़ी के कोई निशान नहीं मिले हैं। हम जंगल के काफी अंदर आ चुके हैं और हमें शायद और अंदर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें रात गुजारने का इंतजाम करना होगा। हम जहां रुके थे वो एक छोटी समतल जगह थी, जैसे कोई छोटा मैदान हो, और वहीं पास से एक छोटी पानी की धारा बह रही थी। कैंप लगाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। निरंजन जी और बाकी 2 शिकारी एक साथ मिलकर टेंट लगाने लगे और मुझे आसपास से जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया। मैं आसपास घूमते हुए लकड़ी इकट्ठा कर रहा था। ज्यादा समय नहीं हुआ होगा, यही कोई दोपहर का वक्त था, और अचानक मैंने अपने पीछे एक औरत की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं जानता था कि हमारे ग्रुप में कोई भी औरत नहीं है। तो फिर ये आवाज किसकी थी? मैंने उस बात से अपना ध्यान हटाया और धीरे धीरे कैंप साइट की ओर जाने लगा। कोशिश कर रहा था कि मैं दौड़ूं नहीं, क्योंकि निरंजन जी ने मुझे बताया था कि अनजान जगहों पर अनचाही हरकत किसी भी दुर्घटना को बुलावा दे सकती है, और इसलिए मैं संभल कर चल रहा था। जब मैं कैंप साइट पहुंचा तो सबसे पहले मैं निरंजन जी के पास चला गया। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने मेरे चेहरे के भाव पढ़ लिए हो। वो मुझसे कुछ पूछते उससे पहले ही मैंने उन्हें उस घटना के बारे में बताया जो मेरे साथ अभी हुई थी। उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे निरंजन जी को किसी अनजान बात का डर सताने लगा हो। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आई। कुछ सोचते हुए उन्होंने अन्य 2 शिकारियों को बुलाया और इस बात पर बातचीत की, क्योंकि उन्हें लगा कि हर छोटी से छोटी बात हर किसी को पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनजान जगहों पर कोई भी अनचाही आवाज या कोई भी अनचाही हरकत खतरे की चेतावनी हो सकती है। उन्होंने मुझे कई बार पूछा कि क्या सच में तुमने कोई आवाज सुनी थी, और मैंने हर बार उन्हें यही कहा कि हाँ, सच में वो किसी औरत की आवाज थी, कोई वहम नहीं था। सबने आपस में बातचीत की और आखिर में एक निर्णय लिया, और निर्णय ये था कि हमें जितना जल्दी हो सके इस जंगल को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैंने जो कुछ सुना था उसे उन्होंने एक चेतावनी और अपशकुन मान लिया था। हालांकि उस वक्त सूरज डूबने में थोड़ा वक्त जरूर था, लेकिन जंगल होने के कारण जल्द ही अंधेरा होने वाला था, और बीच रात जंगल से सफर करना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए फिर से बहुत सोच समझकर उन्होंने फैसला किया कि अभी के लिए हमें यहीं रुकना होगा, यहीं पर रात बितानी होगी, और सुबह होते ही हम वापस चले जाएंगे। लेकिन इस बीच कोई भी ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे हमारे लिए खतरा और बढ़ जाए। हम सब ने मिलकर एक टेंट लगाया और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ इंतजाम किए। धीरे धीरे अंधेरे ने जंगल के हर इंच को ढक लिया। सूरज अभी पूरी तरह से डूबा भी नहीं था, लेकिन जंगल में एकाएक माहौल बदल गया। एकदम से जैसे सब कुछ रुक गया हो। सब कुछ शांत और गहरा होता चला गया। एक तरह का अजीब सा सन्नाटा सब तरफ छा गया। उस पल हमें कीड़े
और कुछ जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हम सभी कैंप फायर के पास बैठे थे, लेकिन अकेला मैं था जिसे एक अनजान डर सता रहा था। मैं भले ही उन्हें अपना डर दिखा नहीं रहा था, लेकिन अंदर से मैं बहुत डरा हुआ था। उस समय सिर्फ कैंप फायर की रोशनी थी जो मुझे हिम्मत देने का काम कर रही थी। रात लगभग 8 बजे थे। निरंजन जी ने सभी को आराम करने का निर्देश दिया। उन्होंने बारी बारी पेड़ के ऊपर चढ़कर पहरा देने का फैसला किया था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति 2 घंटे के लिए पहरा देगा। निरंजन जी ने तीसरा पहरा लिया, जबकि बाकी सब ने यह तय किया कि मैं कोई पहरा नहीं दूंगा, क्योंकि न मुझे शिकार का अनुभव था और न ही जंगल का। वो लोग किसी भी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। सच कहूं तो मेरे लिए यह राहत की बात थी, लेकिन फिर भी उनसे ज्यादा मुझे डर लग रहा था। दिन भर चलने में मैं काफी थक गया था। वहां का वातावरण भले ही डरावना था, लेकिन हल्का था, ठंडा था, जहां कोई भी थका इंसान आराम से सो जाए। और मेरी भी आंख लगते देर नहीं लगी। रात काफी बढ़ गई थी। मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था। तेज ठंड के कारण मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि मैं जंगल के बीचों बीच एक सुनसान वीरान जगह पर खड़ा था। मैं अपने आसपास देख रहा था। सब कुछ धुंधलाहट थी, धुंधली रोशनी थी, और वहीं कुछ दूर एक तालाब था। तालाब के अंदर एक ट्रक था जो कि धीरे धीरे तालाब में डूबता जा रहा था। वो ट्रक धीरे धीरे पानी में डूब गया और मैंने देखा कि पानी की सतह पर कोई औरत खड़ी है। कोई औरत या कोई परछाई, फटे पुराने सफेद कपड़ों में। उसका शरीर सामान्य नहीं था। दुबला पतला सा शरीर और हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे। आंखों के गड्ढे गहरे धसे हुए थे और आंखें खून जैसी लाल थी। मुंह इतना चौड़ा था कि उसके कानों तक फैला था। बाल बिखरे और जंगली जानवर जैसे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये सब क्या देख रहा हूं। मैं उस औरत की खौफनाक आंखों को महसूस कर सकता था। उन्हें देख एक अजीब सी मनहूसियत का एहसास हो रहा था। पता नहीं अब मेरा शरीर ठंड से कांप रहा था या उसकी मौजूदगी से। मेरी हालत तब ज्यादा खराब हुई जब उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब आवाज करने लगी। और अचानक से वो आसपास के पेड़ों के चारों ओर कूदने लगी। मेरी हालत खराब हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आसपास इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं पसीने से भीग चुका था। पलक झपकते ही वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थी। डर के मारे मेरी धड़कन और तेज हो गई। हाथ पैर कांपने लगे। आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। न निरंजन जी थे और न ही उनके दो साथी। मैं उन्हें पुकारना चाहता था, पर लगा जैसे मुझे लकवा मार गया हो। हाथ पैर सख्त हो गए थे और एक तेज आवाज हुई। मैंने सामने देखा तो वो चीखते हुए मुझ पर झपटना चाहती थी। अचानक मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों के सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई है। जैसे ही वो तेज रोशनी हुई तो वो औरत दर्द से चिल्लाई और एकदम से धुएं जैसे गायब हो गई। रोशनी इतनी तेज थी कि मुझे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं सफेद रोशनी धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि मेरे चारों ओर रोशनी फैल गई। मैं कुछ भी देख न सका और उसी पल मैं एकदम से सपने से जाग गया।